वंदे मातरम साथियों। हमारा जो पहला टेस्ट हुआ है उस टेस्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री के जो हमारे क्वेश्चंस थे उन पे आज हम चर्चा करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के टेस्ट नंबर 1 में हमारी टॉपिक थी पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, प्रबोधन युग, भौगोलिक खोजें और औद्योगिक क्रांति। ये 5 टॉपिक थे और इन 5 टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हैं, उनको हम देखते हैं, उनका हल देखते हैं जो हमने टेस्ट में दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ये हमारा क्वेश्चन था, क्योंकि पूरा क्वेश्चन था उसमें अपने इतिहास दर्शन लेखन के भी थे, हमारे भारतीय इतिहास के भी थी। पोर्शन वाइज हम इसको देख रहे हैं। रेनेसा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले रेनेसा रेनेसा यानी पुनर्जागरण जो है, इस पुनर्जागरण है, इस पुनर्जागरण का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? वैसारी था। वैसारी ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया, किसका? रिनेसा शब्द का, पुनर्जागरण शब्द का। तो ये रिनेसा शब्द का जो वैसारी था प्रयोग करने वाला, सबसे पहले वो कहाँ का रहने वाला था, ये हमें इसमें बताना है। तो फटाफट से सभी साथी बता देंगे कि वैसारी कहाँ का रहने वाला था। वैसारी था इटली का रहने वाला। कहाँ का रहने वाला है? इटली का। ये अपने को ध्यान रखना है। और जो पुनर्जागरण है, इस पुनर्जागरण का जो प्रारंभ होता है ना मित्रों, ये प्रारंभ भी कहां से होता है? ये प्रारंभ भी इटली से ही होता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां से हुआ है? इटली से हुआ है, हम सभी को पता रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनेक घटनाएं जिनका प्रादुर्भाव समय समय पर विभिन्न देशों में हुआ, यही पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि के निर्माण में सहायक हुई। निम्न में से कौन सी घटना पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है? यानी अनेक घटनाएं थी जिनसे अलग अलग देशों में रही और पुनर्जागरण का कारण बनी, उनमें कौन सी पुनर्जागरण के से संबंधित नहीं है? धर्म युद्ध। अब देखिए, धर्म युद्ध है, इनको क्रूसेड कहा गया है। और अपने को जैसे पता है सभी को साथियों कि 1095 से लेकर 1279 तक जो धर्म युद्ध हुए, 4 प्रमुख युद्ध, उनमें क्या है कि ईसाई धर्म में और मुस्लिम धर्म में जेरूसलम को अधिकार को लेकर हुआ, वो पुनर्जागरण का एक कारण था। बिल्कुल ये था। व्यापारिक समृद्धि, जैसे जैसे क्या है व्यापार बढ़ा तो आपस में व्यापारी एक दूसरे के संपर्क में आए और उनसे उनमें वैचारिक प्रगति भी हुई, ये भी संबंधित रहा है। कागज एवं मुद्रण यंत्र, ये तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन रहा है साथियों। जैसे क्या है कि 1456 में मेंज नगर में वहां फोटोकॉपी की मशीन पहले स्थापित होती है, फिर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित होता है गुटेनबर्ग के द्वारा जर्मनी में। उससे क्या है कि पुनर्जागरण को एक बहुत ज्यादा गति मिली थी। तो ये सारे के सारे कथन है, सारे उपयुक्त सभी संबंधित है। तो हमारा यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा कि उपयुक्त सभी संबंधित है। इसका उत्तर नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन, सत्य सत्ता की नहीं वर्ण समय की पुत्री है। सत्य है वो सत्ता से दबाया नहीं जा सकता, टाइम आने पे वो उजागर होता ही है। यानी सत्य सत्ता की नहीं, क्या है? समय की पुत्री है। ये बड़ा पॉपुलर कथन बन गया था पुनर्जागरण के दौरान। ये कहा किसने था? तो ये कथन किसका था? फ्रांसिस बेकन का था। फ्रांसिस बेकन है, ये इंग्लैंड के निवासी थे और इनका ये कथन था, सत्य सत्ता की नहीं वर्ण समय की पुत्री है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रूसेड अथवा धर्म युद्ध जिसका केंद्र क्या था? जेरूसलम था, किस धर्म की रूढ़िवादी आस्था और संकीर्ण मानसिकता ध्वस्त हो गई थी? अब देखिए, क्रूसेड जेरूसलम है, ये जेरूसलम क्या है? 3 धर्मों की जननी मानी जाती है। यानी 3 धर्मों की जननी है। ये किसको मानते हैं? जेरूसलम को मानते हैं कि 3 धर्म है। ये 3 धर्म क्या है कि जेरूसलम में उत्पन्न हुए थे। और ये 3 धर्म कौन से थे? एक था मुस्लिम धर्म, एक था ईसाई और एक यहूदी। अब ये जो क्रूसेड है, धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये जेरूसलम पर अधिकार को लेकर 2 धर्मों में हुए हैं। एक तो कौन सा धर्म है? ईसाई।
क्योंकि जेरूसलम पर ईसाई धर्म का इसमें अधिकार था और दूसरे थे मुसलमान। इन दोनों में जेरूसलम को लेकर युद्ध हुआ। अब यहां अपने को ध्यान रखने है साथियों कि ये जेरूसलम को लेकर युद्ध तो हुआ, पर यहां क्या है कि इस युद्ध में ईसाइयों की एक मान्यता थी कि पोप जहां है वहां दुनिया कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि पोप ही ईश्वर है। और पोप ने कह दिया वो कभी भी असत्य नहीं होता, पोप कहता है वो सच होता ही होता है। तो यहां क्या है कि ये उनकी धारणाएं थी। पर यहां जैसे ही युद्ध हुआ और इस धर्म युद्ध में विजेता कौन हुए, तो इस धर्म युद्ध में विजेता हुए मुसलमान, और ईसाइयों को यहां से जेरूसलम से निकाल दिया गया। जेरूसलम से निकाल दिया गया तो ये जो पोप ने पहले ही कहा था कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, और ये क्या है कि जो रूढ़िवादी थी, ये संकीर्ण मानसिकता थी, ये दूर हुई और ये ध्वस्त होगी। किनकी ध्वस्त हुई है? ये ध्वस्त हुई है ईसाइयों की। ये अपने को ध्यान रखना है कि धर्म की रूढ़िवादी आस्था और संकीर्ण मान्यता ध्वस्त हो गई थी। किस धर्म की? तो ये ईसाई धर्म की हुई थी, ये ध्यान रखना है। फिर ये सारे भाग कर कहां आए थे? इटली आए थे, जैसे अपने क्लास में बात की थी। अगला, पुनर्जागरण की जन्मस्थली इटली है, जिसका कारण, अब देखिए पुनर्जागरण प्रारंभ कहां से होता है? इटली से होता है, पर इटली से ही क्यों होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां देखिए वहां उदारवादी समाज था, यानी सभी समाज के लोग हैं, आपस में मिलजुल के रहते थे। यानी उदारवादी का मतलब लचीलापन, एक दूसरे का सहयोग करने वाले। ऐसे नहीं है कि हम तो ऐसे, आपके साथ हम नहीं रहेंगे, आपके साथ हम बर्ताव नहीं करेंगे, व्यवहार नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उदारवादी था, एक दूसरे से मिलजुल के रहने वाले थे। इटली की समृद्धि, इटली व्यापारिक रूप से समर्थ था, क्योंकि बिल्कुल भूमध्य सागर के बीच में था और इस समय क्या है, समुद्री व्यापार ही प्रमुख व्यापार था, तो उसके कारण इनकी समृद्धि थी। और रोमन सभ्यता की जन्मस्थली, क्योंकि प्राचीन काल में जो रोमन सभ्यता है, रोम इटली की राजधानी है आज भी। रोमन सभ्यता का जन्म कहां हुआ था? इटली में हुआ था। और रोमन साम्राज्य दुनिया के शक्तिशाली प्राचीन काल के साम्राज्यों में एक माना जाता है। तो यहां पहले से व्यवस्थित था सब कुछ। ये क्या है कि इसी कारण क्या हुआ, इटली में क्या हो गया, इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ हो गया। ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुनर्जागरण की क्या विशेषता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा लग रहा है हमको, पर बार बार पूछा जाता है। और जब हम पेपर में बैठते हैं ना, तो हमें लगता है कि वास्तव में ये होगा कि नहीं होगा। पुनर्जागरण में क्या हुआ? सहज सौंदर्य की उपासना। सहज सौंदर्य की उपासना किसमें हुई? कि साहित्य है, साहित्य में हमने देखा कि दांते है, प्रेम गीत लिखता है, सौंदर्य की व्याख्या करता है, ठीक है। और कला, कला कौन सी? स्थापत्य कला। जैसे क्या है कि बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, उसमें भी क्या किया जा रहा है? सुंदरता को स्थान दिया जा रहा है, ठीक है। मानववाद का समर्थन, ये बड़ा काम था साथियों। पुनर्जागरण की सबसे बड़ी विशेषता थी मानववाद, और मानववाद का जनक हम कहते हैं पेट्रार्क को, और मानववादियों का राजकुमार हम कहते हैं इरेस्मस को, जिसको हमने देखा था अपनी क्लास में। तो मानववाद है, यानी यहां क्या है कि इससे पहले क्या था, ईश्वर को ही सब कुछ माना जाता था, पारलौकिक जो जीवन है उसी को सब कुछ माना जाता था। पर पुनर्जागरण में वैचारिक जागृति आई कि यही दुनिया में ही है सब कुछ जो है, कहीं स्वर्ग नरक नहीं है। स्वर्ग नरक होते तो आज तक किसी ने देखे होते? कुछ नहीं है, इस दुनिया में है, सब कुछ करें। यानी केंद्र बिंदु किसको रखा गया? मानव को रखा गया, मानव की समस्याओं को रखा गया, मानव के बारे में, मानव की सुख सुविधाएं देने के बाद में बात होने लगी। यानी मानववाद का इसमें क्या होने लगा? समर्थन होने लगा। प्रयोग पर बल, यानी पुरानी रूढ़िवादी अंधविश्वासी बातें थी वो खत्म कर दी गई, और पुरानी रूढ़िवादी अंधविश्वासी बातों को खत्म करके और विज्ञान में प्रगति हुई, प्रयोग पे बल दिया गया। ये भी इसकी विशेषता थी, वैज्ञानिकता यहाँ आई थी। ये सारे के सारे है ये पुनर्जागरण की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डेकेमेरोन, जिसने समस्त यूरोप के पुनर्जागरण गद्य लेखन को प्रभावित किया, रचयिता किसके? अब देखिए डेकेमेरोन जो रचना है, ये ध्यान रखना है, डेकेमेरोन रचना है 100 कहानियों का संग्रह है, 100 कहानियों का संग्रह है। ये डेकेमेरोन रचना थी, ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये डेकेमेरोन रचना है मित्रों, जो 100 कहानियों का संग्रह है, ये रचना किसकी थी? तो ये जियोवानी बोकासियो की रचना थी। और जियोवानी बोकासियो है,
इसको इटालियन गद्य का पिता कहा जाता है। इटालियन गद्य का पिता, गद्य लेखन का पिता, गद्य का पिता कहा जाता है किसको? बुकासियो को। यहां अपने को ध्यान रखना है। और यहां एक चीज आप और नोट करके लिखेंगे कि दांते जो सबसे पहले कवि माने जाते हैं इटालियन भाषा के, इन्हें इटालियन काव्य का पिता कहा जाता है, इटालियन पद्य का पिता क्या कहा जाता है? इटालियन काव्य का पिता किसको कहते हैं? पद्य का पिता किसको कहते हैं? वो कहते हैं दांते को। तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है मित्रों। अगला क्वेश्चन, रिनेसा शब्द सर्वप्रथम, रिनेसा का सर्वप्रथम सांस्कृतिक केंद्र था, सबसे पहले पुनर्जागरण का सांस्कृतिक केंद्र कौन सा आया? मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस या लुका? तो ये कौन सा था? ये फ्लोरेंस था। और फ्लोरेंस कहाँ है? इटली में है। और ये ध्यान रखना है मित्रों कि इस फ्लोरेंस को विद्वानों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश पुनर्जागरण कालीन विद्वान थे, ये विद्वानों का निवास स्थान क्या था? फ्लोरेंस ही था। इसको विद्वानों की नगरी कहते हैं। और ये विद्वानों की नगरी है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहता है मित्रों। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि विद्वानों की नगरी इसको कहा गया है। प्रसिद्ध इटालियन विद्वान दांते के संबंध में कथन है। अब देखिए, प्रसिद्ध इटालियन विद्वान, साहित्य में जब भी हम बात करते हैं पुनर्जागरण कालीन साहित्य की, तो स्टार्टिंग दांते से ही होती है। और प्रसिद्ध दांते हैं, इनके संबंध में कौन सा कथन सही है? फादर ऑफ इटालियन पोइट्री, ये तो मैंने पहले लिखा दिया ना कि इटालियन काव्य का पिता के रूप में उनकी तुलना होमर से की जाती है, बिल्कुल सही है। डिवाइन कॉमेडी, द मोनार्किया इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विनोतोवा इनका गीत है, ये भी सही है। एक भी सही है, दो भी सही है। कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन दोनों सही है। तो कथन क्या है? दोनों के दोनों सही है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी साहित्यकार उनकी कृति में गलत युग्म बताएं। अंग्रेजी साहित्यकार और उनकी कृति चौसर, कैंटरबरी टेल्स, फ्रांसिस बेकन, द न्यू एटलांटिस, विलियम शेक्सपियर, हेमलेट, एडमंड स्पेंसर, ओथेलो। अब देखिए, ओथेलो रचना है वो एडमंड स्पेंसर की नहीं है। ओथेलो रचना किसकी है? विलियम शेक्सपियर की है। विलियम शेक्सपियर की ये रचना है, ये अपने को ध्यान रखना है। इस एडमंड स्पेंसर की तो फेरी कमेन थी, तो ये यहां रचना नहीं है, यानी सुमिलित गलत युग्म बताना है हमें। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो गलत है वो हमारा उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, ब्लैक डेथ के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ब्लैक डेथ क्या है? एक बीमारी थी, इसके बारे में सत्य कथन नहीं है वो बताना है। खून चूसने वाले पिस्सू जो काले चूहों पर रहते थे, ब्लैक डेथ फैलने के लिए जिम्मेदार थे। खून चूसने वाले पिस्सू जो काले चूहों पर रहते थे, ब्लैक डेथ उन्होंने बीमारी फैलाई थी, बिल्कुल सही है। पुनर्जागरण कालीन जो हमारा डेकेमेरोन जो है ना, कौन सी? डेकेमेरोन रचना, इस डेकेमेरोन रचना में इसका उल्लेख है। डेकेमेरोन किसकी है? बुकासियो की। बुकासियो की रचना में इसका उल्लेख है। बुकासियो की रचना, ये ध्यान रखना है, इसमें इसका उल्लेख किया गया है ब्लैक डेथ का। प्लेग को ब्लैक डेथ कहा जाता है क्योंकि इसे जानलेवा काली सूजन हो जाती है, बिल्कुल सही है। प्लेग को भी ब्लैक डेथ कहते हैं। यह भयानक रोग 15वीं शताब्दी में हुआ। 15वीं शताब्दी में एशिया से यूरोप में फैला। लोगों का विचार था कि ईश्वर ने अनेक पापों की सजा देने के लिए ब्लैक डेथ भेजा है। ये भी सही है, उस समय लोग यही सोच रहे थे कि ईश्वर ने भेजा है लोगों को पापों की सजा देने के लिए। अब यहां ध्यान रखना है कि ये 15वीं सदी में नहीं, ये 1348 ईस्वी में हुआ था। और 1348 ईस्वी कौन सी सदी है? 14वीं सदी है। तो ये कथन है, ये कथन गलत है। बाकी सारे कथन क्या है? बाकी सारे कथन सही है। इस डेकेमेरोन में ध्यान रखने में ब्लैक डेथ बीमारी का उल्लेख है। ब्लैक डेथ का उल्लेख इस रचना में है, ये भी आप साथ में ध्यान रख लेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, संपूर्ण समुद्र की गोलाकार समुद्री यात्रा करने वाला विश्व का पहला नाविक था। दुनिया की गोलाकार
यात्रा करने वाला पहला नाविक कौन था? कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगेलन या केबेट? कोलंबस तो क्या करता है, 1492 ईस्वी में ये किसकी खोज करता है? ये अमेरिका की खोज करता है। और अपने देखा था कि ये क्या है कि अमेरिकन लोगों को क्या करता है, अमेरिकन लोगों को रेड इंडियंस कहता है, क्योंकि ये किसकी खोज के लिए निकला था? ये खोज के लिए निकला था, वो निकला था अमेरिका की नहीं, भारत की खोज के लिए निकला था, पर गलती से अमेरिका पहुंच गया और इसे लगा कि मैं भारत पहुंच गया हूं, और वहां लाल रंग के लोग देखे तो उनको इन्होंने रेड इंडियंस कह दिया। तो कोलंबस खोज की भारत के लिए निकला था, अमेरिका की खोज की थी। वास्को डी गामा है 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। भारत की समुद्री मार्ग से खोज की थी, वो किसने की थी? वास्को डी गामा ने। और मैगेलन कौन था? 1519 ईस्वी में संपूर्ण विश्व की यात्रा करने वाला, संपूर्ण विश्व की यात्रा है वो किसने की थी? मैगेलन ने की थी। कब की थी? 1519 ईस्वी में। तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है कि गोलाकार समुद्री यात्रा करने वाला विश्व का पहला नाविक था मैगेलन, कब की है? 1519 में की है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची में दिए गए खोजकर्ता को सूची 2 में दिए गए सम्मिलित करना है। अब सूची 1 और सूची 2 खोजकर्ता बताए गए हैं, तो यहां अपने को सम्मिलित करना है, इनको देखना है। क्रिस्टोफर कोलंबस, इसकी हमने बात की है कि किसकी खोज की थी? दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर में समुद्री यात्रा, स्पेन से चलकर अटलांटिक पार करते हुए पश्चिम की तरफ समुद्री यात्रा, दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिण भाग में घूमकर मालाबार तक पहुंचा और समुद्री यात्रा का विश्व भ्रमण। अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि यहां ध्यान रखना है कि अपने क्या है कि थोड़ा सा आप समझेंगे, यही बना देता हूं ताकि फिर समझ में आ जाए कि जैसे ये यूरोप वाला भाग है, कौन सा भाग है? यूरोप, ठीक है। यूरोप के ये बीच में भूमध्य सागर है, इसके नीचे ये अफ्रीका वाला भाग है। ये भाग कौन सा है? अफ्रीका, ठीक है। अब इसके बाद में यहां इधर एशिया है, एशिया वाले को एक बार हम नहीं समझते। इधर क्या है कि दक्षिण अमेरिका, सॉरी उत्तर अमेरिका है, इसके नीचे क्या है? दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका जिसमें यूएसए आता है, ये क्या है? दक्षिण अमेरिका है। थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए ताकि हमें आसानी से समझ आएगा। ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ क्या है? स्पेन और पुर्तगाल है। स्पेन और पुर्तगाल है, ये दुनिया में खोज करने वाले दुनिया में पहले दो देश थे। पुर्तगाल प्रारंभ करता है, स्पेन बाद में, यहां से यात्री निकलते हैं। सबसे पहले कोलंबस निकलता है, किसकी खोज के लिए? भारत की खोज के लिए। और निकलता कहां है? ये निकलता है यहां से और चला जाता है यहां पे। तो ये क्या है? ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा क्योंकि दिशाएं दे रखी है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो पहला तो कोलंबस कहां जा रहा है? यहां से यूरोप से किधर जा रहा है? पश्चिम की ओर जा रहा है। अब यहां देखो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका तो कहां है? दक्षिण अफ्रीका तो यहां है, दक्षिण अफ्रीका यहां पे है। दक्षिण अफ्रीका से ये तो होगा ही नहीं, स्पेन से चलकर अटलांटिक पार करते हुए, स्पेन है यहाँ पे, यहां से चलकर अटलांटिक पार करते हुए पश्चिम की तरफ समुद्री यात्रा। स्पेन से चलकर अटलांटिक ये महासागर है, इसको पार करते हुए पश्चिम की तरफ यात्रा कौन कर रहा है? कोलंबस कर रहा है। कौन कर रहा है? कोलंबस कर रहा है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में बार्थोलोम्यू डिग्याज, बार्थोलोम्यू डिग्याज है, ये क्या करता है? दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग के समीप समुद्री यात्री करता है, ये उत्तम आशा द्वीप को खोजता है। यानी 2 नंबर, ये क्या है? ए का 2 और बे का 1, ए का 2 ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ए का 2 बे का 4, अब बे का 4 ये भी नहीं होगा। तो यहां सीधा सा उत्तर 2 से में पता चल रहा है कि ये होगा, पर फिर भी अपनी चलते हैं। मैगेलन, मैगेलन ने अपने अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में कि समुद्री यात्रा से विश्व का भ्रमण किया, तो 100 का 4। और वास्को डी गामा कहां आता है? कि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में घूमकर मालाबार तट, मालाबार तट कहां पे है? भारत में, केरला में है। और भारत आने वाला सबसे पहला कौन सा है? यही तो वास्को डी गामा ही तो है।
तो यहाँ उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर हमारा 2 हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो इसको हमें मिलान करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने पेरू राज्य की खोज की थी? पेरू साम्राज्य है, इस पेरू साम्राज्य की खोज करने वाला कौन था? मार्क पोलो था, कोर्टस था, फर्डिनेंड था, मेगलन था, या फ्रांसिस्को पिजारो था? ये फ्रांसिस्को पिजारो है, इसने क्या किया था? इसने पेरू साम्राज्य की खोज की थी। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे हमें गौर करना है। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय खोजों को प्रेरित करने वाली 3G, यूरोपीय खोज है, खोज के लिए जो निकले थे वो क्यों निकले थे? 3G क्या है, यानी 3G ने प्रेरित किया था। वो जी कौन सी थी? भगवान, लोलुपता, सोना, गोल्ड, ग्लूटनी और गोल्ड, लालच, भगवान और प्रतिष्ठा, ग्रिड, गोल्ड और ग्लोरी, भगवान, सोना और प्रतिष्ठा, गोल्ड और ग्लोरी, लालच, भोजन, प्रतिष्ठा, ग्रीड, गोरमंडीज और ग्लोरी। तो यहाँ क्या है कि इन्होंने एक तो काम क्या किया था, एक तो इन्होंने सोचा था कि हम क्या करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, यानी अपने धर्म का क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। तो ये क्या हो गया, भगवान। दूसरा क्या है कि क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि एक तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं और भारत को भी सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो भारत में सोना बहुत अधिक था, अफ्रीकी देशों में था, सोना प्राप्त करना इनकी इच्छा थी, और साथ में जब सोना प्राप्त करेंगे तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ये 3G थे जिसने क्या किया, जिसने प्रेरित किया यूरोपियों को कि वो खोज करे दुनिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध चित्र लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन कहां चित्रित है? अब देखिए, लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन सेंट मारिया चर्च, सेस्टाइन गिरजाघर, सिटी पैलेस या सेंट पीटर चर्च? तो ये दोनों क्या है, सिस्टाइन चर्च है, इस सिस्टाइन चर्च की छत पर चित्रित है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। माइकल एंजेलो है प्रसिद्ध चित्रकार, प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, ये अपने को ध्यान रखना है। पुनर्जागरण कालीन निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। पुनर्जागरण काल में संगीत में पर्याप्त उन्नति हुई, सही है। गियोवानी पोलास्ट्रा और मास्किंदस संगीतकार थे, ये भी सही है। संगीत में लौकिक संगीत और वाद्य यंत्र लोकप्रिय हो गए। रिबिक नामक वाद्य यंत्र का स्थान वायलिन ने ले लिया। रिबिक एक बद्धा वाद्य यंत्र था, उसकी जगह पुनर्जागरण काल में क्या आ गया, ये वायलिन आ गया। पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों सही है। तो दोनों कथन, ये क्या मिसप्रिंट हुआ है, यहां ध्यान रखेंगे, ये पहला ही है कि दोनों कथन क्या है, दोनों कथन सही है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा साथियों, इसको अपने को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी को हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। समुद्री खोज यात्रा को प्रोत्साहित करने के कारण, पहली समुद्री यात्री होने के कारण, समुद्री खोज यंत्र विकसित करने के कारण, या उपयुक्त सभी? तो ये पहला ही इसका है कि समुद्री यात्रा को प्रोत्साहित करने के कारण ये जो पुर्तगाल का प्रसिद्ध राजकुमार था हेनरी 1394 से 1460 तक, इसको हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसको कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है, सेवान रोला है, ये रोला को कहा जाता है, जूलियस द्वितीय को कहा जाता है, इरेसमस को कहा जाता है। इरेसमस को तो मानववादियों का राजकुमार कहते हैं। द इन द प्रेज ऑफ फॉली इनकी प्रसिद्ध रचना है, जो बहुत अधिक सर्वाधिक दुनिया में पुनर्जागरण काल में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक थी, इन द प्रेज ऑफ फॉली। और वो किसकी रचना थी? ये हॉलैंड निवासी इरेसमस की थी। ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। जॉन वाइक्लिफ है, इनको क्या कहा जाता है? द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। इनके जो अनुयायी थे, इन अनुयायियों को लोलार्ड्स कहा जाता है। इनके अनुयायी थे, इनको क्या कहा जाता है? लोलार्ड्स। ये लोलार्ड्स भी बहुत ज्यादा पूछा गया है, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। ठीक है, इसके बाद में ये भी अपने को ध्यान रखना है कि जॉन वाइक्लिफ है, इनके मरने के बाद इनको देखिए, जब कभी भी पोप का विरोध किया जाता था पुनर्जागरण काल में, उसे सीधी सजा मिलती थी।
बुलाया जाता था कि इसको जिंदा जला दो। जिंदा जलाने की सजा बहुत से विद्वानों को मिली है, इसलिए क्या है कि एक को जिंदा जलाने के बाद दूसरा क्या है कि उसका विरोध करने का, पोप के विरोध में बोलने का हिम्मत नहीं कर पाता था, इसलिए डायरेक्ट ऐसी सजाएं दी जाती थी। जॉन वाइक्लिफ को भी ये सजा देने का प्रयास किया गया, पर इनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी लोगों में, उनको लगा कि अगर हमने इसको जिंदा जला दिया तो लोग क्या है कि हमको नहीं छोड़ेंगे, तो इनको जिंदा नहीं जला पाए चाह के भी। बाद में जब ये मर गए तो इनको कब्र में दफना दिया गया, क्योंकि ईसाइयों को दफनाया जाता है, दफना दिया गया। फिर इनको 20 साल बाद में इनकी हड्डियां निकाली गई और हड्डियां निकाल के गंदे स्थान पे फेंक दी गई। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किस पुनर्जागरणकालीन विद्वान की हड्डियां 20 साल बाद कब्र से निकालकर गंदे स्थान पर फेंकी गई, तो वो जॉन वाइक्लिफ थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भौगोलिक खोजों से पूर्व व्यापारिक क्षेत्रों में प्रधानता थी। भौगोलिक खोजों से पूर्व, भौगोलिक खोजें हैं इनसे पहले, व्यापारिक क्षेत्रों में प्रधानता थी पुर्तगालियों की नहीं, पुर्तगालियों ने भौगोलिक प्रारंभ किया था अरबों की, बिल्कुल। व्यापारिक क्षेत्र में अरब थे, जैसे हर जगह क्या है अरब व्यापारी थे भौगोलिक खोजों से पहले। ये यूरोपियन जितने भी है, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इटालियन या इंग्लैंड के, ये सारे भौगोलिक खोजों के बाद आए हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। ब्रिटेन में छापे खाने की स्थापना करने वाला था सीले, कैक्सटन, बेकन या पीटर। अब तो ब्रिटेन में छापे खाने की आविष्कार खोज करने स्थापना करने वाला था कैक्सटन। जबकि विश्व में सबसे पहले कहां होती हैं, विश्व में सबसे पहले छापे खाने की स्थापना, छापे खाने के स्थापना दुनिया में है साथियों, वो अपने को ये ध्यान रखनी है। विश्व में सबसे पहले कब होती हैं, 1456 ईस्वी में होती हैं। कहां पे होती हैं, मेंज नगर में होती हैं। कहां का है मेंज नगर, जर्मनी का है। किसके द्वारा स्थापित होती हैं, तो इसके जो संस्थापक थे वो गुटेनबर्ग थे, जोहन गुटेनबर्ग इनका पूरा नाम था। आप गुटेनबर्ग से याद रख लें, बस इतना है, बहुत है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी गौर करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गोल मेहराबों, गुंबदों और स्तंभों की प्रधानता वाली स्थापत्य शैली का प्रवर्तक था। अब देखिए ये ध्यान रखना है कि गोल मेहराब, गुंबद और स्तंभ, ये क्या है, ये सारी की सारी क्या है, पुनर्जागरण कालीन विशेषता है, पुनर्जागरण कालीन विशेषता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। ठीक है, विशेषता। इसके बाद में इसमें प्रधानता का प्रवर्तक कौन था, जिएटो, राफेल, माइकल एंजेलो, ब्रुनेलेंस्की। तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि ये था, और इसको पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है, स्थापत्य कला का जनक ब्रुनेलेस्की को कहा जाता है। और जिएटो है, इनको ध्यान रखना है, पुनर्जागरण काल में, पुनर्जागरण काल में क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक, चित्रकला का जनक है। ये जनक किसको कहते हैं, ये हम कहते हैं साथियों जिएटो को, ये ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोरेंस के गिरजाघर में सुंदर दरवाजों का निर्माण किसने किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस के जो गिरजाघर थे, इन गिरजाघरों में क्या किया, सुंदर दरवाजों का निर्माण करने वाला कौन था, गिबर्टी था, राफेल था, टोल्मी था या माइकल एंजेलो था। तो ये कौन था, फ्लोरेंस के गिरजाघर के सुंदर दरवाजों का निर्माण करने वाला, ये था गिबर्टी। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये जो दरवाजे हैं ना, माइकल एंजेलो ने इन दरवाजों के बारे में कहा। किन दरवाजों के बारे में, गिबर्टी ने जो फ्लोरेंस गिरजाघर के सुंदर दरवाजे बनाए, इन दरवाजों के बारे में माइकल एंजेलो क्या कहता है कि ये दरवाजे स्वर्ग में रखने योग्य हैं। ये कथन बहुत अधिक विश्व पुनर्जागरण काल के क्वेश्चनों में पूछा जाता है
कि ये दरवाजे स्वर्ग में रखे जाने योग्य है, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखें, पोप के संबंध में सही है। पोप के संबंध में क्या सही है यह हमें बताना है। तो पोप के संबंध में सही है, पोप कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च नियम निर्माता, सर्वोच्च न्यायाधीश था, बिल्कुल सही है कि पोप कैथोलिक चर्च का सब कुछ था। ठीक है, चर्च की संपूर्ण गतिविधियों और वित्त व्यवस्था का सर्वोच्च प्रशासन था, बिल्कुल था। रोम व उसके आसपास के पेपल स्टेट का शासक था, बिल्कुल रोम में उनका क्या है, शासन था, वहां का राजा माना जाता था, ये भी सही है। यानी सारी की सारी बातें पोप के बारे में सही है, ये ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन, चर्च के भ्रष्टाचार एवं पुरोहितों की सांसारिकता व धन लोलुपता की कड़ी आलोचना कर चर्च के सुधारों पर जोर दिया। चर्च में भ्रष्टाचार, पुरोहितों की सांसारिकता व धन लोलुपता की कड़ी आलोचना कर चर्च में सुधारों पर जोर किसने दिया? जॉन वाइक्लिफ ने दिया, बिल्कुल दिया। इनको क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण का प्रभात का तारा, द रिफॉर्मेशन ऑफ मॉर्निंग स्टार। ठीक है, पुनर्जागरण काल का प्रभात का तारा। जॉन हस बोहेमिया का निवासी था और इसने भी क्या है कि चर्च के सुधारों की आलोचना की, और चर्च की सुधारों की आलोचना की तो इसको जिंदा जला दिया गया। जिंदा जला दिया गया, किसको जला दिया गया? बोहेमिया निवासी जॉन हस को। ये ध्यान रखना है, जॉन वाइक्लिफ पे कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उसकी लोकप्रियता बहुत अधिक थी, ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों हैं, ये दोनों इसका विरोध करते हैं, एक को जिंदा जला दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, धर्म सुधार के प्रमुख उद्देश्य। धर्म सुधार आंदोलन जो है इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? ईसाई लोगों के नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को पुनः समुन्नत करना, चर्च में व्याप्त बुराइयों और भ्रष्टाचार को दूर करना, रोम के पोप के व्यापक धर्म संबंधी अधिकारों को विनष्ट करना। धर्म सुधार आंदोलन है, इसमें क्या करना था? ईसाई लोग हैं, ईसाई लोग में क्या है, बाइबल में क्या कहा गया था कि एक सुई के छेद से ऊंट का निकलना संभव है, परंतु धनी व्यक्ति का स्वर्ग में जाना असंभव है। यानी जिसके पास धन है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, ये बाइबल में कहा गया है। और जबकि क्या है कि जितने भी पुजारी थे, पुजारी का मतलब ये पादरी थे, बिशप थे, आरक बिशप थे, पोप थे, इनके पास अनाप शनाप धन था। पोप तो जैसे ही अपने महल में रहता था तो पोप की सेवा के लिए 18,000 नौकर रखे हुए थे। अब एक आदमी की सेवा के लिए 18,000 नौकर, यानी क्या था कि बिल्कुल ये लोलुपता वाला, धन को उड़ाने वाला, बहुत अधिक धनी होना, इसका प्रदर्शन था जो बाइबल के विरोध में था। पर बाइबल अभी हम लोग पढ़ नहीं पाए थे क्योंकि वो लैटिन भाषा में थी, अंग्रेजी भाषा में थी। जो साहित्य की रचना है देशी भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में पुनर्जागरण में ही होने लगी। धीरे धीरे लोगों ने बाइबल को पढ़ा तो पता चला कि बाइबल का तो ये उल्टा कर रहे हैं, जबकि पहले तो हम ये समझते थे कि ये जो बताते हैं वही बाइबल है ना। तो यहां ध्यान रखना है कि इस धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य था लोगों के नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को समुन्नत करना, बिल्कुल। चर्च में व्याप्त बुराइयों और भ्रष्टाचार को दूर करना, यह भी था। और रोम के पोप के व्यापक धर्म संबंधी अधिकारों को विनष्ट करना, क्योंकि ये अनावश्यक अधिकार लेके बैठे थे। ये सारे के सारे उद्देश्य किसके थे? ये सारे के सारे उद्देश्य धर्म सुधार आंदोलन के थे साथियों, ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊंट, वो सेम आगे बात मैंने जो बताई है कि ऊंट का सही सुई के छेद से निकलना आसान है पर किसी धनिक का स्वर्ग पहुंचना मुश्किल है। ये किसमें उल्लेखित किया गया है? इसकी हमने बात कर ली है। ये किसमें किया गया है? ये बाइबल में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धर्म सुधारों का तात्कालिकरण था, यानी धर्म सुधार धीरे धीरे शुरू हुआ पर एकदम ये स्टार्टिंग कहां से हुई? स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? तात्कालिक कहते हैं। पोप लियो 10 का प्रति माह 6,000 ड्यूकेट जुए में खर्च करना, ये कारण नहीं था। टेटजेल द्वारा जर्मनी में पोप मोचन पत्रों या अनुग्रह पत्रों, जिसको क्या कहा गया था? इंडल्जेंस कहा गया था। इनको पोप मोचन पत्र को क्या कहा गया था? इंडल्जेंस।
इंडल्जेंस की बिक्री, ये कारण था। ये कारण किसका था? अब देखिए ये ध्यान रखना है, पोप जो लियो दसम है, कौन सा पोप? पोप लियो दसम। इस दसम ने क्या किया कि जो गिरजाघर है उसका पुनर्निर्माण करवाना है। गिरजाघर का पुनर्निर्माण करवाना है तो इसने काम क्या किया? इसने कैप इंडल्जेंस जारी की है, पाप मोचन पत्र जारी किए कि आप जाओ और ये इंडल्जेंस यानी पाप मोचन पत्र है ये बेचो। ये एक आर्कबिशप था, उनको दिया गया। उसने क्या है कि ये पाप मोचन पत्र बेचने का अधिकार किसको दे दिया? टेडजेल को। इसमें क्या था, जैसे ये लेटर है, इस लेटर में क्या है, सारी चीजें लिखी हुई थी, खालिस्तान नाम छोड़ा हुआ था, किसका नाम भरना है वो भर देना, नीचे पोप के साइन थे, और उसमें नीचे लिखा हुआ था कि आपको धरती पर हुए सारे पापों से मुक्ति दी जाती है और आप सीधे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। अब क्या है कि वो लेटर है वो उसी को दिया जाता था, कागज जो पैसे देता था, यानी उनको बेचा जाता था। तो ये क्या है कि बेचते बेचते कहां पहुंच गया? ये जर्मनी में पहुंच गया। और जर्मनी में क्या होता है कि जर्मनी में मार्टिन लूथर जो क्या है कि पोप का अंधभक्त था पहले, और एक बार उसे क्या है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के तौर पर पोप के वहां जाने का अवसर मिलता है और वो देखता है कि पोप की सेवा में 18,000 नौकर लगे हुए हैं। तो ये सोच के उस बिल्कुल ही वो आलोचक बन जाता है पोप का। तो वो इस टेडजेल से पूछता है कि चलो पोप आपके पत्र तो ले लेंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे, कौन सा रास्ता है, क्या तरीका है, आप बताएं। टेडजेल इन चीजों का जवाब नहीं दे पाता। जवाब नहीं दे पाता तो ये फिर 95 थीसिस बोलते हैं, 95 प्रश्न, 95 प्रश्न लेकर एक वहां गिरजाघर के आगे टांग देता है मार्टिन लूथर। कहता है इन प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ही जर्मनी में पोप मोचन पत्र, पाप मोचन पत्र ये बिकेंगे, इंडल्जेंस बिकेंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं बिकेंगे। अब मार्टिन लूथर जैसे ही विरोध करता है वैसे ही क्या है, धर्म सुधार में क्रांति आ जाती है। लोग कहते हैं भी ये कौन सा तरीका है, भी ये इस पे नाम लिखवाओ और जाओ। इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, यहीं से धर्म सुधार आंदोलन है ये प्रारंभ हुआ। तो ये तात्कालिक कारण है उसका था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 95 प्रसंगों, ये 95 थीसिस की बात आ गई। 95 प्रसंगों का संबंध किससे है? तो ये किससे है? मार्टिन लूथर से। इन्होंने 95 प्रसंग ये गिरजाघर के आगे टांगे थे, 95 थीसिस। यहां अपने को ध्यान रखना है कि इसमें 67 थीसिस भी आती है। 67 थीसिस का ज्विंगली से संबंध है। ये इसी में एक विद्वान था ज्विंगली, वो उनकी 67 थीसिस थी, ये भी ध्यान रखना है। अगला 1555 ईस्वी में हुई ऑक्सबर्ग की संधि की प्रमुख शर्तें थी। 1555 में हुई कौन सी संधि? ऑक्सबर्ग की संधि में प्रमुख शर्तें क्या थी? हर शासक को अपना और अपनी प्रजा का धर्म चुनने की स्वतंत्रता दी गई। बिल्कुल इस ऑक्सबर्ग की संधि में दी गई कि हर शासक अपना और अपनी प्रजा का धर्म चुन सकता है। कैथोलिक क्षेत्रों में बसने वाले लूथरवादियों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया जाएगा, ये भी इसमें किया गया, क्योंकि इस समय लूथर है वो एक बड़ा व्यक्ति बन गया था। लूथर के अतिरिक्त अन्य किसी को मान्यता नहीं दी गई, हाँ ये भी इसमें किया गया था। ये सारे के सारे है ये ऑक्सबर्ग की संधि की शर्तों में सम्मिलित किए गए थे जो 1555 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन पुस्तक किसकी है? इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है काल्विन की। और काल्विन को क्या कहा जाता है? काल्विन को क्या कहा जाता है? इनको प्रोटेस्टेंट ये कहते हैं, किसको? लूथरवादियों को। प्रोटेस्टेंटों का पोप है वो काल्विन को कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। एडवर्ड अष्टम ने के समय प्रकाशित बुक ऑफ कॉमन, कोतन नहीं है ये, बुक ऑफ क्या है? कॉमन। कॉमन प्रेयर में कितने सिद्धांतों की घोषणा की गई थी? तो ये बुक ऑफ कॉमन प्रेयर है, इसमें 42 जो सिद्धांत है, इन 42 सिद्धांतों की घोषणा की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक ईसाई परिवार को चर्च की आध्यात्मिकता के बदले प्रतिवर्ष $1 देना पड़ता था। प्रत्येक कोई भी ईसाई परिवार है उसको चर्च में आध्यात्मिक सेवा के बदले क्या करना पड़ता था? $1 देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था? धार्मिक अनुदान, टीथ।
कोरवी, पीटर पेंस। यहां ध्यान रखना है ये धार्मिक अनुदान तो क्या है, ऑप्शन पूरा किया गया। बाकी ये तीनों के तीनों अति महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन पे गौर करेंगे। टीथ, या इनको क्या है कि ऐसे लिखा आता है टाइथ, टीथ अथवा टाइथ है, ये आय का 10%, आय का 10% भाग है, ये चर्च को दिया जाता था। ठीक है। कोरवी क्या था, ये एक बेगार करता या बेगार व्यवस्था थी, ये कह दे। पीटर पेंस है, ये $1 हर परिवार को आध्यात्मिक सेवा के बदले साल में देना पड़ता था। तो ये चीजें हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, तर्क, सहिष्णुता और मानवता, रीजन, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी, रीजन, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी, तर्क, सहिष्णुता और मानवता नारा है किसका, प्रबोधन युग का, रॉयल ऑफ सोसाइटी लंदन का, कायरे का, लुई 16वें का। तो ये प्रबोधन युग है, इस प्रबोधन युग का क्या था, ये नारा था साथियों, ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार हेजन के शब्दों में साहित्य में चमक थी, आवेश था, व्यंग था, किंतु साथ ही साथ उसमें इस बात की का अपरिमित विश्वास भरा था कि मनुष्य और उसकी संस्थाओं में पूर्ण होने की असीम शक्ति विद्यमान है। ये किस काल के साहित्य की बात की गई है, साहित्यकार की क्या है कि चमक थी, आवेश था, व्यंग था, साथ ही ये बात थी, इस बात का अपरिमित विश्वास था कि मनुष्य और उसकी संस्थाओं में पूर्ण रूप से असीम शक्ति विद्यमान है। ये किस साहित्य में कहा गया है, तो ये प्रबोधन युग में कहा गया है, ये ध्यान रखना, क्योंकि पुनर्जागरण में तो इसकी स्टार्टिंग होती है। औद्योगिक क्रांति से संबद्ध क्षेत्र था, क्षेत्र नहीं है, ये ध्यान रखना है। आर्थिक संगठन है वो इस औद्योगिक क्रांति से संबंधित था, तकनीकी ये भी औद्योगिक क्रांति से संबंधित था, व्यापारिक ढांचा ये भी संबंधित था, सामाजिक क्षेत्र है ये औद्योगिक क्रांति से संबंधित नहीं था, बाकी सारे क्षेत्र हैं वो औद्योगिक क्रांति से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा, ये पुस्तक अर्नोल्ड टाइनबी के द्वारा लिखी गई थी साथियों। तो यहां अर्नोल्ड टाइनबी हमारे उत्तर होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में या इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कहां होता है, इंग्लैंड में होता है, और बाद में कहां होता है, बाद में जर्मनी में होता है। इसके दो काल माने जाते हैं, पहले काल में इटली में और इटली के बाद जर्मनी में इसका यह विकास प्रारंभ होता है, ये ध्यान रखना है। एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पत्रिका प्रकाशित की, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर पत्रिका है, ये किसने प्रकाशित की, टाइनबी ने, जेथ्रो टल ने, रॉबर्ट बेकवेल ने या आर्थर यंग ने। देखिए यहां ध्यान रखना है, टाइनबी है वो अपनी विचारधारा से ये व्यक्त करते हैं कि औद्योगिक क्रांति में अपनी एक पूरी श्रृंखला की बुक प्रकाशित करवाते हैं। जेथ्रो टल ये ड्रिल मशीन का आविष्कार करते हैं, पहली बार दुनिया को पता चलता है कि जो बीज है, बीज को क्या है कि अगर मिट्टी के अंदर ऐसे डाला जाए तो उगाव जल्दी होगा। जेथ्रो टल क्या करते हैं, जेथ्रो ड्रिल मशीन का आविष्कार करते हैं। रॉबर्ट बेकवेल दुनिया में सबसे पहले पशुपालन को प्रारंभ करते हैं, और आर्थर यंग क्या है कि बड़े बड़े कृषि फार्म बना के सामूहिक कृषि को बढ़ावा देते हैं, और आर्थर यंग की ही रचना क्या थी, आर्थर यंग की एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पत्रिका थी साथियों। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट फुल्टन की प्रथम वाष्प चालित नौका जो 1807 में आई थी का नाम था। रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 में दुनिया की पहली वाष्प से चलने वाली नौका बनाई, उस नौका का नाम क्या था, ये बड़ा फेमस रहता है, क्लेमोंट। कौन सी नौका थी, क्लेमोंट थी, ये अपने को ध्यान रखना साथियों। ये हमारी क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का टेस्ट नंबर हमारा 1 हुआ, उस टेस्ट नंबर 1 के ये क्वेश्चन थे। अब हम आगे की क्लास में नेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।